अस्सलाम वालेकुम। FAR 1 का लेक्चर 14 स्टार्ट हो गया जी। ओह, याद आया, रीवैल्यूएशन पे मैं जाने ही लगा था कि याद आया। हम ये सवाल कर रहे थे, कर नहीं रहे थे, बात हुई थी हमारी, ठीक है। इसको ज़रा क्विकली कर ना लिया जाए। फिर भी ज़रा मिल के करते हैं। अच्छा जी, एसेट अकाउंट और अकोमोडेशन अकाउंट का बैलेंस गिवन है जी। 1000 में सवाल करने लगा हूँ मैं। आसिफ हैज़ प्रोवाइड यू फॉलोइंग डेटा। व्हीकल यकम जनवरी 7 पर 600 और यकम जनवरी 7 को इसकी अक्यूमुलेशन कितनी है? 200। मैं 1000 में कर रहा हूँ सवाल। 600 सॉरी 600 और 250। ठीक है जी। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज द ब्रेकअप ऑफ अबव एसेट्स। कौन से एसेट्स? ठीक है जी। और ये उनका क्या गिवन है जी? ब्रेकअप। यानी कि उन्हें डिटेल बता दी कि ये 600 रुपये कितने एसेट्स से, कितने एसेट्स की कॉस्ट मिलकर ये कॉस्ट बनी है, और उसके साथ ही उसने डेट ऑफ परचेज भी बता दी सब। ठीक है। अब यकम जुलाई 2002 पे हमने ये एसेट खरीदा था 150 वाला, यकम जुलाई 5 पे खरीदा था 250 वाला, और यकम जनवरी 6 पर हमने खरीदा था 200 वाला। कहते हैं लाइफ ऑफ ऑल एसेट्स इज 5 ईयर्स। ठीक है जी। अब एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, हमारा ईयर कौन सा? 2007 चल रहा है सो। ठीक है। तो एडिशन मेड ड्यूरिंग ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 90 एज एट यकम मार्च 7, और एन एसेट हैविंग कॉस्ट ऑफ 70 ऑन यकम जनवरी 6। यानी बेचा किन वालों में से? जरूरी है कि जो पहले आए वही पहले बिके? नहीं, बेचने के लिए तो कोई भी बेच सकते हैं ना। क्या ख्याल है? तो उन्होंने कौन से वाला एसेट बेचा है? वो कह रहा है एसेट हैविंग कॉस्ट ऑफ 70 ऑन यकम जनवरी 6। यकम जनवरी 6 पर जो एसेट्स पड़े हैं उनमें से जिस एसेट की कॉस्ट जो है वो कल एक बच्चा जो सवाल पूछ रहा था वो आया। ओहो, फायदा क्या है फिर? अच्छा चलो, आज टाइम था जी। इज डिस्पोज ऑफ ऑन 31 मार्च फॉर 30,000। अब रेलेवेंट अकाउंट्स बनाने 7, 8 और 9 के। ठीक है जी। अच्छा जी, अब तरतीब से सवाल शुरू करते हैं, लेकिन जो काबिल गौर बात है वो ये है कि अगर एक एसेट, सब एसेट्स की अगर लाइफ जो है वो 5 साल है, और एक एसेट जो है उनमें से यकम जुलाई 2 को आया था, तो फिर यकम जुलाई 3 पर 1 साल, यकम जुलाई 4 तक 2 साल, 5 तक 3, 6 तक 4, और हमारे इस साल में उसकी लाइफ पूरी होने जा रही है। हमारे साल में उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद कहीं पे जिक्र नहीं किया गया कि वो वाला एसेट बेचा गया, इसका मतलब वो स्टिल इन यूज होगा। तो ये फुली डेप्रिशिएटेड एसेट बन रहा है, ये वाला एसेट फुली डेप्रिशिएटेड होने लगा है। ठीक है जी। अच्छा, अब चलो शुरू करते हैं काम। बस ये एहतियात रखनी, क्योंकि बाकी तो जुलाई 5 वाला, जुलाई 6, जुलाई 7, जुलाई 8, जुलाई 9, जुलाई 10, वो जुलाई 10 में जाकर कहीं फुली डेप्रिशिएट होगा, और उसके बाद वाला 6 वाला उससे भी आगे, और जो हमने इस साल खरीदा वो तो उससे भी आगे। तो मसला सिर्फ एक ही में आ रहा है, 150 वाले एसेट में। ठीक है। अच्छा, तो अब सिंपल क्वेश्चन अपना तरतीब से करते हैं। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 90 है, यकम मार्च 7 पे क्या एंट्री जी? क्या एंट्री? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 90 से, और ये आ जाए जनाब 1 मार्च 2007। ठीक है जी। एडिशन आ गया, कैश लिखते हैं, कैश एक ही बात है वैसे तो यकम जनवरी 7 ओपनिंग था। ठीक है जी। उसके बाद एक एसेट जिसकी कॉस्ट 70 थी यकम जनवरी 6 पर, मतलब ये यकम जनवरी 6 पर खरीदा गया था ना, ये इस वाली लॉट में से है। ये नहीं कि एक एसेट मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आके पता लग गया तो एक एसेट इन 200, अगर 200 में से एक 70 वाला है तो फिर और भी पड़े हैं ना, काफ़ी सारे एसेट्स होते हैं। ठीक है। तो एक एसेट जो हमने बेचा है 31 मार्च 7 पे 30,000 का, इसके डिस्पोजल की रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं जी। ठीक है। एक मिनट ज़रा ना, अब यहीं पे ही सवाल करना शुरू, चूँकि मैंने कर ही दिया है तो थोड़ी सी इसकी जगह जुगा ज़रा बना लें। अच्छा जी, अब डिस्पोजल का अकाउंट ओपन कर लेते हैं जी। डिस्पोजल को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है,
जनरल एंट्री ये तो नहीं कि आपकी कमज़ोर रहेगी, मैं हर दफ़ा डिस्पोजल अकाउंट बना लेता हूँ। जनरल एंट्री तो रिवाइज हो ही रही होती है ना उसमें। ठीक, अच्छा जी, डिस्पोजल का सॉरी अकाउंट बनाने लगे थे जी हम। डिस्पोजल अकाउंट जी, 31 मार्च को हमने एसिड बेचा, तो एसिड अकाउंट में से जाने वाले एसिड की कॉस्ट को क्रेडिट कर दें और उसको फेंक दें डिस्पोजल अकाउंट में। अब इसकी कॉस्ट क्या थी? 70। ठीक है, अब ओपनिंग 600 में ये पड़ा है, क्योंकि 600 के अंदर ये सारे पड़े हैं, तो 200 वाले भी 600 में पड़े हैं और 200 वालों में ये 70 वाला पड़ा है। ठीक है, निकालो यहाँ से, डिस्पोजल में फेंक दो इसको। तो एसिड अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ये स्टेप 1, ये जनरल एंट्री है। और दूसरा इम्पैक्ट इसका डाल देते हैं डिस्पोजल में। उसके बाद इस एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं जी। वर्किंग 1, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अब मेथड देखना पड़ेगा कौन सा है। अगर तो स्ट्रेट लाइन हुआ तो एक ही लाइन में काम हो जाएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस हुआ तो थोड़ी तफसीली वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहीं पे गिवन ही नहीं है तो खामोशी केस में कौन सा मेथड लगाते हैं। और लाइफ सारे एसेट्स ही क्या कह रहा है, 5 साल। अच्छा, रेट से कंफर्टेबल हो तो रेट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको कर दें। अच्छा, लाइफ से ही करना है जी। एक्यूमुलेटेड, बात तो एक ही यार, मैंने कहा ज़रा जगह तो यूं करके लिखना पड़ेगा, चलो परसेंटेज, चलो ठीक है, मर्जी आपकी। एक्यूमुलेशन जो है वो कैसे निकला करती है जी, डेप्शन एक्सपेंस 1 ईयर का और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट है 70, लाइफ है 5 साल। ग्रेजुअल वैल्यू होती तो माइनस करके डिवाइड करते। ठीक है, कॉस्ट 70 ये डिवाइड बाई 5, इसको 1/5 कर लें तो 20% भी आ जाता है। अगर आप चाहें तो इंटू 20% भी कर सकते हैं, जैसे आपको आदत है। ठीक है, बहरहाल ये 1 साल की डेप्शन आ गई इंटू, अब खरीदा था हमने इसको यकम जनवरी 6 पर। अब ज़बानी करते हैं हम आजकल, 31 दिसंबर 6 तक पूरा साल, और 31 दिसंबर 7 इसकी ज़िंदगी में ना आ पाया, बल्कि 3/12 करना पड़ा, यानी 1 साल और 3 महीने। तो 3/12 करोगे तो 0.25 आ रहा है, तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो आंसर क्या आ गया जी? 17. ठीक है जी। अच्छा जी, अब 17.5 एक्यूमुलेटेड डेप्शन आ गई, इसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से डेबिट करके डिस्पोजल के अकाउंट में कर देंगे क्रेडिट। कितना था जी? 17.5। चलिए 17.5 ये जनाब डिस्पोजल अकाउंट में चला गया। बता दो इनको के वर्किंग नंबर 1 में मैंने ये निकाला है। ठीक है जी, और 31 मार्च 2007। डेट शीट वैसे ना भी लिखे तो काम चल जाता है, अब तो आप वैसे बस चलो खैर। 31 मार्च 7 पर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आ गया 17.5। और को काम कैश रिकॉर्ड कर लें, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट में सारी डेट से सेम होती है, पता है ना जी। कितने का बिका है जी? 30,000 का। अब लॉस ही है माशाल्लाह से जी, 22.5 PNL में फेंक दो जी। यहाँ तक को मसला, सारा कुछ तो सेम वही चल रहा है, बचपन से आज तक जो करते आए, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, अभी तक तो कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, अब एसेट अकाउंट भी क्लोज होता नज़र आ रहा है और एक्यूमुलेशन अकाउंट भी क्लोज होता नज़र आ रहा है। बस एक्यूमुलेशन अकाउंट की डेप्शन निकल आए तो ठीक है। तो डेप्शन एक्सपेंस वर्किंग नंबर 2 हम कर लेते हैं जी। वर्किंग 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये हम निकाल रहे हैं फ़िलहाल, मैं 2 साल ही कर दूंगा, मैं समझ आ जाएगी इंशाल्लाह तब तक। ऑन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ये कल वैसे ही टाइम बचा था तो छेड़ बैठे, अब आज वाला टाइम भी ले रहा है, लेकिन चले फटाफट कर लेते हैं इसको। ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। ठीक है, अब एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स हम क्यों करते थे? डिस्पोजल यहाँ से क्यों निकाला करते थे?
अगर वो यहाँ पे पड़े रह जाते तो उनमें मसला ये आता था कि वो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाते थे, जबकि हम इनको पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं करना चाह रहे होते थे, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल इसलिए करते थे। अब अगर आप गौर करें तो जो एसेट हमारा ये चले आ रहे हैं, ये वाले एसेट, ठीक है, हमारा ये जो साल है जो 31 दिसंबर 2007 पे ख़त्म होना है, इस साल के एंड होने से पहले ही ये फुली डेप्रिशिएट हो रहा है। मतलब ये वाला एसेट जो है ये पूरा साल इस साल डेप्रिशिएट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको पूरा साल डेप्रिशिएट कर दिया, इसकी तो लाइफ जो है वो आगे निकल जाएगी, लाइफ से आगे डेप्रिशिएट हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। नेगेटिव एसेट का तो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके साथ भी सेम वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें जो डिस्पोजल के साथ किया था, इसको भी, क्योंकि ओपनिंग में तो ये पड़ा है, ये तो आपको नज़र आ रहा है 600 के अंदर ये 150 पड़ा है, बोलो अगर पड़ा रहा तो ये तो डेप्रिशिएट पूरा साल हो जाएगा। तो इसको भी क्या कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, हाँ बल्कि मैं यूँ करता हूँ, ये तो पुरानी बात होगी ना, चलो खैर, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल जो किया था बिल्कुल उसी के साथ ही एंड फुल्ली एफडीए लिख रहा हूँ, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट, ठीक है। तो आपने एक्सक्लूड करना है डिस्पोजल को भी और फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट को भी, ठीक है। अगली बात वही है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सारे एसेट्स की कॉस्ट में से डिस्पोजल की भी कॉस्ट निकाल लो, एफडीए की भी, और अगर ये बुक वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ओपनिंग बुक वैल्यू सबकी निकाल के डिस्पोज होने वाले एसेट की जैसे बुक वैल्यू निकाल देते हैं, ऐसे फुली डेप्रिशिएट वाला वैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा था रिड्यूसिंग बैलेंस में आता नहीं है, लेकिन इन केस अगर वो ज़बरदस्ती कर ही देता है इस तरह की सवाल में तो मान लेना, वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है। फुली डेप्रिशिएट होता ही नहीं रिड्यूसिंग बैलेंस में ऐसे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इधर ही लगता है। एनीवेज अगर कभी आ जाए तो मैक्सिमम क्या करना पड़ सकता है, वो ये वाला साल भी नहीं होगा, 7 वाला जो अभी मैं अगला 8 वाला साल करवाऊंगा ना अभी आपको, ठीक है। अगर आपको 1-2 बार मैंने FR2 के अंदर एडजस्टमेंट देखी इसकी, वो भी फाइनल अकाउंट के सवाल में जाके, या आपके पास भी आ जाए, तो इस तरह से ही हो सकता है कि 8 में खड़ा होगा और कहेगा एक एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका है और वो भी शामिल है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालते हुए उसको ओपनिंग में से माइनस करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, बाकी कॉस्ट उसकी कॉस्ट में पड़ी रहेगी, एक्यूमुलेशन उसकी एक्यूमुलेशन पड़ी रहेगी, बुक वैल्यू तो उसकी जीरो है, कॉस्ट बराबर हो चुकी है एक्यूमुलेशन के, ठीक है। वो पड़ा रहने देंगे क्योंकि वो यूज हो रहा है, तो जब तक निकलेगा नहीं बिजनेस में से वो पड़ा रहे, खैर मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, डिस्पोजल तक पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये काम देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, ऑन ओपनिंग एसेट्स में हमने कहा जी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लेंगे हम, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी, क्योंकि मेथड कौन सा है, माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, हाँ एंड एफडीए कर देता हूँ, ठीक है, दोनों के साथ बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट चलना है, इनटू रेट कर देंगे, ठीक है। अब सारों की कॉस्ट क्या है जी, सारों की कॉस्ट है 600, तो ये कॉस्ट ऑफ ऑल आ गई, माइनस डिस्पोज होने वाले की कॉस्ट है 70, और एफडीए जो फुली डेप्रिशिएट हो गया है एसेट, इस साल में डेप्रिशिएट हो रहा है, फुली डेप्रिशिएट हो रहा है जो, उसको भी यहाँ से निकाल दो 150, क्योंकि यहाँ पड़ा रहा तो सारा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा, इनटू 20% करते होते थे, अब आप कह रहे हो नहीं जी हमने तो लाइफ ही यूज़ करनी, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, मर्जी है फिर ਤੁਹਾਡੀ जी 70। अच्छा, उसके बाद जी एडिशन है, एडिशन के साथ क्या किया करते थे जी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और फुली डिस्पोजल, अच्छा जी आंसर क्या आया था जी 76, ओके। नेक्स्ट ऑन एडिशंस, एक ही एडिशन है, एडिशन है 90 रुपये का, यकम मार्च को आया है तो 90 डिवाइडेड बाय अमाउंट डिवाइड बाय 5 ही कराई जा रहे हैं, चलो खैर कर लेते काश कि आप मेरे साथ 20% में इतना कंफर्टेबल हो जाता, इनटू 10 बाय, फ़र्क नहीं ना पड़ता देख लो फिर भी जी 15। उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स होता था जी डिस्पोजल्स, ये डिस्पोजल क्यों यहाँ पे करते थे जी, हम कहते थे जी ये जो 70 है ये यहाँ से निकल गया है, क्योंकि पूरा साल डेप्सिट नहीं करना, लेकिन जितना इस्तेमाल हुआ उतना तो डेप्सिट होगा ना, तो ऑन डिस्पोजल हम लेकर आते थे डिस्पोजल को, तो 70/5, सारे एसेट्स की लाइफ तो उन्होंने कहा है 5 साल ही है, और ये किस दिन बिक रहा है 31 मार्च, तो समझ आ रही है। कितनों ने घर पे ट्राई किया था इसको करने की कोशिश, अच्छा बड़ी मेहरबानी, बाकियों का क्या इरादा है अगली दफ़ा, अच्छा जी। तो 31 मार्च 2007 तक कितने मंथ, 3 मंथ, तो बोलो ओ फूटो तो जी आंसर
3.5 और उसके बाद देखना ज़रा ये भी तो सेम ट्रीटमेंट मांग रहा है। अब इसके साथ भी तो वही मसला है, इस साल में कम से कम वही मसला है कि अगर ये ओपनिंग में पड़ा रहता तो पूरा साल डेफिसिट होता, लेकिन इसको अलग इसलिए कर लिया कि यहाँ से निकाल लो। ये इस साल में तो सिर्फ देखो ना, एक एसेट अगर यकम जुलाई 2 को आया था तो इसकी ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हुआ 30 जून 2003 पे, फिर उससे अगला साल 30 जून 2004, फिर 30 जून 2005, फिर 30 जून 2006, फिर 30 जून 2007। ये जो हमारा वाला साल है इसमें इसकी लाइफ क्या हो जानी है, मुकम्मल यूजफुल लाइफ तो ख़त्म हो जानी है। तो इस साल में ये मैक्सिमम कितना डेफिसिट कर सकते हैं हम, 6 माह। ठीक है, तो इसको फिर इसी तरह से ले आएंगे अलग से, इसी बस पे इसको बिठाओ इधर से और फिर यहाँ से इधर से रास्ता फिर अलग कर लो। ठीक है, तो ऑन फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट तो 150 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12 जी, आंसर 50। तो ग्रैंड टोटल क्या आ गया, ग्रैंड टोटल 109.5। ठीक है जी, अब ये 109.5 डेप्शन एक्सपेंस आ गया हमारे पास, इसकी एंट्री कर लें आप। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर करेंगे एंट्री आप, जाहिर है। तो यकम जनवरी 2007 पर ब्रॉड डाउन था 250, 31 दिसंबर 2007 पे आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस का वर्किंग नंबर 2 में निकाला है 109.5, बड़ी डेप्शन निकाली आप। अब जनाब क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल सकते हैं जी बड़े आराम सुकून के साथ 31 दिसंबर 2007 पर जी। एसेट अकाउंट का क्लोजिंग 620, जिसको कहते हैं 620। आपका नंबर तो 200 कम है इसमें से, 420 है ना। 31 दिसंबर 2007 कैरी डाउन 342, 342। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, कल भी वो भाई बात कर रहे थे, आए हैं वैसे हो, नहीं तो चले लेक्चर सुनेंगे तो सही, कि एस्टीमेट चेंज क्यों नहीं कर लिया। नहीं आज देखें, बात ये है ना कि एस्टीमेट हमने लाइफ के स्टार्ट में कहा था 5 साल चलेगा, ये तो दूसरे तीसरे साल अगर आके हमें लगा नहीं यार इसकी लाइफ तो कम हो गई है या बढ़ानी पड़ेगी किसी वजह से, तो उस वक्त हमने बढ़ा ली। ये ऐसा कोई एस्टीमेट चेंज नहीं है, हमारा कोई इरादा नहीं बदला, हमने 5 साल ही उसको इस्तेमाल करना था। इस साल में वो 5 साल पूरे हो गए। अब उसके बाद इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, हम महीना इस्तेमाल करते हैं, 6 महीने पैसे नहीं आते या आ जाते हैं तो हम उसके बाद क्या पता अभी हमने 6 महीने और इस्तेमाल करना है, साल इस्तेमाल करना है, 2 साल करना है, 10 साल ही करते रहे, हमें कोई पता नहीं, कंफर्म नहीं होता। इसलिए कोई एस्टीमेट चेंज नहीं था। 5 साल सोचा था, 5 साल पूरी, यानी हमने ये सोचा था कि हमारा ये एसेट में 5 साल फ़ायदा देगा, तो 5 साल फ़ायदा दे चुका, हमने उसको कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दिया। अब उसके बाद भी फ़ायदा दे ही जा रहा है तो मौजे मारो, मज़ीद एक्सपेंस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम मतलब नहीं है, श्योर नहीं है हमने क्या करना है आगे, 6 महीने 8 महीने साल 2 साल, पता नहीं कब तक, हो सकता है अगले ही दिन बेच दें, हो सकता है बिक भी गया होता, लेकिन इस सवाल में नहीं बिका क्योंकि एक ट्रीटमेंट सिखाना है आपको कि ये चलेगा अभी अगले साल भी पड़ा होगा। तो एसेट फुली डेप्सिट हो जाए, बिल्कुल हो जाए, कोई मसला नहीं, उसको यूज़ करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मज़ीद डेप्रीशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसको एस्टीमेट चेंज की तरफ लेकर नहीं जाना। एस्टीमेट चेंज का मतलब ये होता है कि हमारा जो इरादा, हमारी जो इंटेंशन थी कि हम इसको 5 साल यूज़ करेंगे, चौथे 5वें साल में भी जाकर अगर हम कह देते हैं नहीं हम 2 साल और यूज़ करेंगे, तो वो खुद कहेगा एस्टीमेट चेंज कर लो। ऐसे एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ, बस एसेट फुली डेप्सिट हो गया, आगे अनसर्टेनिटी है, हम हो सकता है महीने बाद इसको छोड़ दें, हो सकता है दिन बाद छोड़ दें, हो सकता है साल भी ना छोड़ें, हमें नहीं पता कि और कितना इस्तेमाल करना है, जो सोचा था उतना कर लिया। ठीक है, तो इसलिए ये एस्टीमेट चेंज के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। बाकी वो एस्टीमेट चेंज तो बार बार आने वाली चीज़ है। ये आपका जो है फुली डेप्सिट एसेट वाला कॉन्सेप्ट, ये मुझे FAR 1 के किसी सवाल में नहीं नज़र आया, मेरे ख्याल से नहीं नज़र आया। ठीक है, हाँ एक दो जगह पे डिस्क्लोजर्स के अंदर इसकी बात ज़रूर है। ठीक है, कि नहीं कैश फ्लो के टॉपिक में जाके कहीं एक दो एडजस्टमेंट इसकी मिली हैं और बाकी डिस्क्लोजर्स में लिखा हुआ है। PPE के चैप्टर मुझे नज़र नहीं है। हाँ IAS 1 के फाइनल अकाउंट्स के सवालों में जाके मुझे एक दो जगह FAR 2 में इसकी एडजस्टमेंट नजर आई, तो पता होना चाहिए एडजस्टमेंट होनी क्या। ठीक है, तो फुली डेप्रिशिएट हो गया अगर एसेट, तो कोई एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ, हमारा एस्टीमेट आज भी वही था, हमने उसी हिसाब से उसको इस्तेमाल किया और वो ख़त्म हो गया। अब क्या ज़रूरी है उसको आगे घसीटना, कोई ज़रूरत नहीं।
हो सकता है हम 2 साल बाद उसको बेचें, हो सकता है हम 2 दिन बाद बेच दें, कंफर्म तो होता नहीं है। इसलिए बस डेप्रिसिएट हो गया अंदाजे के मुताबिक। अब उसके बाद एसेट फायदा दिए जा रहा होगा, उसके अगेंस्ट कॉस्ट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, खैर है। अंदाजा था 5 साल फायदा देगा, 6 साल देगा, खैर है, कोई गल नहीं, ठीक है, अंदाजा है। ओके, अच्छा, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। असल चीज़ जो सिखानी है वो क्या है, अगर हमारा एसेट अगला साल भी, हमारा साल आगे भी चले और एसेट अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है 342, अच्छा, अब अगले साल में कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल तो नहीं? अच्छा, इत्तेफाक। और दूसरी बात, ये सवाल भी मैंने बदला था, असल में इंट्रो का ये सवाल था, किस ज़माने में जब इंट्रो कैफ में होता था ना, रिटर्न वाला पर्चा होता था, ठीक है, तो उस वक्त तो इसके अंदर ये फिर अगले वाला एसेट जो है वो फिर फुली डेप्सिट हो रहा था। मैंने इसको बदल दिया ताकि बिल्कुल क्लियर कट एक आपके सामने ट्रीटमेंट आ जाए कि एफडी का क्या करना है। तो ये 1 जुलाई 5 पे कर दीजिए, 1 जुलाई 5 वाला 1 जुलाई 6, 7, 8, नहीं 9, 10 में जाके फुली डेप्रिशिएट। इसका मतलब ना तो कोई अगले साल में एसेट नया फुली डेप्रिशिएट हो रहा है, ना कोई एसेट जो है वो डिस्पोज हो रहा है, ठीक है, एडिशन भी कोई नहीं है। तो लेकिन ये तो ऐसे ही आ गया, इधर देखो 31 दिसंबर 2007 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 620 ही है, ठीक है, लेकिन मसला कहाँ पे आना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए। ये फ़र्क दिखाना ज़रूरी है आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फ़र्क जाकर आना है आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में, क्योंकि आपने अगले साल में डिस्पोजल को माइनस नहीं करना, आप नहीं करते होते, क्योंकि डिस्पोजल का मतलब क्या है, एसेट किताबों से निकल गया। ये देखो 70 रुपये एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हुआ, तो क्या अब 620 में पड़ा है? वो नहीं ना पड़ा, तो इसका मतलब ये ओपनिंग के अंदर 620 में ये 70 नहीं पड़ा, इसलिए अगले साल जाके इस 70 को दोबारा एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जो फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट है इस 600 में पड़ा है, 150 पड़ा है ना, क्या हमने क्रेडिट करके इसको किताबों से निकाला? तो इसका मतलब ये 620 में भी पड़ा हुआ है, तो इधर ओपनिंग में भी आ गया। तो ये जब तक बिक नहीं जाता फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, तब तक इसकी कॉस्ट ओपनिंग कॉस्ट में पड़ी होगी और इसकी एक्यूमुलेशन ओपनिंग एक्यूमुलेशन में पड़ी होगी, और पड़ी रहे, बुक वैल्यू जीरो हो चुकी है, मजीद यूज करने में हर्ज नहीं है, मजीद डेप्रिशिएट ना कर देना, ठीक है, सही है ना। इसका मतलब अगले साल जाकर तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का मसला है। 31 दिसंबर 2008 की जो डेप्रिसिएशन है वो वर्किंग 2 में आप निकालेंगे जब, तो इधर देखिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008, इसमें आपने ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग, अब डिस्पोजल है सवाल में, लेकिन एफडीए तो अभी भी है। ये जब तक मुआ डिस्पोज नहीं ना हो जाता, जब तक ये डिस्पोज नहीं ना हो जाता, तब तक इसको आपको जो है वो निकालते रहना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग में पड़ा हुआ है। अगर किसी साल भी छोड़ दिया तो साल डेप्सिट हो जाएगा, तो फिर ये डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री डाल के उधर ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, जो कि होने नहीं देना हमने, ठीक है। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 620 है, ठीक है, माइनस 150 इंटू या डिवाइड बाय 5, ठीक है जी, 94। उसके बाद कोई एडिशन है? कोई एडिशन नहीं है। अच्छा, कोई डिस्पोजल है? चलो मैं वैसे ही ज़रा वर्किंग आपकी फिर भी पूरी कर रहा हूँ, कोई डिस्पोजल नहीं है। कोई फुली डेप्रिशिएटेड एसेट इस साल हुआ है? देखो मैंने क्या बोला, कोई डिस्पोजल है, कोई एडिशन है, एफडीए कोई इस साल हुआ है? इस साल एफडीए नहीं। अगर इस साल में कोई नया एसेट फुली डेप्रिशिएट हो रहा होता तो जितने महीने उसकी लाइफ के रहते हैं सिर्फ वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते, बाकी ना करते, ठीक है ना। लेकिन इस साल में तो चूंकि ये, तो ये जो एडजस्टमेंट है ना आपकी, ये जो मैंने अब आपको ये वाला साल दिखाया, मैक्सिमम जो है ना वो ये चीज़ आपसे अब यहाँ पर इस लेवल पर टेस्ट कर सकता है। इस तरह पूरा सवाल आ जाना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पूरा सवाल करना ज़रूरी था, ठीक है जी। 94 और 31 दिसंबर 2008 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग क्या आ गया जी? 436, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर केड़ा है? 70, पेज 166। यार हर रोज़ ही ऐसा कुछ होता है कि हम अपने
हम अपने जो है ना वो मंजिल मकसूद से ज़रा दूर जा रहे हैं ना, तो चलो आज अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब रीवैल्यूएशन स्टार्ट करें। एक मिनट। कितने बच्चों ने बिल्कुल ऐसे ही कर लिया था? हाथ खड़ा करें। बिल्कुल सही हुआ। हाँ हाँ, तो फुली डेफिसिट हो तो रेजिडुअल वैल्यू पड़ी रहती, फिर भी पड़ी रहती, उसको माइनस करते रहते। मतलब अगर आपने उसको, या फिर उसकी रेजिडुअल वैल्यू के अंदर को कमी आ रही है तो सवाल बता देता है, ठीक है। फुली डेफिसिट का मतलब तो यही होता है कि बस बुक वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो बुक वैल्यू ज़ीरो तभी होती है जब उसकी बुक वैल्यू ना हो, रेजिडुअल वैल्यू ना हो। तो अगर पड़ी हुई तो जाहिर सी बात है सवाल आपको गाइड करेगा कि भाई अब मजीद इस्तेमाल करोगे तो ये बुक वैल्यू कम होती जाएगी, तो फिर तो वो फुली डेफिसिट नहीं है ना। अगर उसकी कोई बुक वैल्यू पड़ी है तो रेजिडुअल वैल्यू पड़ी है, क्योंकि जब भी आपके एसेट की रेजिडुअल वैल्यू होती है स्ट्रेट लाइन मेथड में भी, वो एसेट ज़ीरो तो नहीं ना होता, उसकी तो कुछ वैल्यू बच जाएगी। तो जो बच जाएगी फिर वो फुली डेफिसिट नहीं कहलाएगा, फिर उसकी अगर अलग से कोई फिर इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर एसिड फुली डेप्रिशिएट हुआ है तो ये ट्रीटमेंट करना है, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक। नहीं होगा, रेजिडुअल वैल्यू पड़ी तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, बस दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात सीखनी है, असल में सिखानी सिर्फ इतनी सी बात। अगर कभी वो 2008 किसी साल के अंदर किसी सवाल में खड़ा होगा 2008 में, और उस साल में खड़े होकर कहेगा कि ओपनिंग एसेट्स में कोई एक एसेट होगा, जैसे प्लांट मशीनरी है, ये प्लांट मशीनरी के अंदर जी एक प्लांट मशीनरी का आइटम पड़ा है जो फुली डेप्रिशिएटेड है। अब वो कह रहा है तो बस ठीक है, वो फिर हो गया होगा ना, उसमें रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी ना, वो रिड्यूसिंग बैलेंस वाला नहीं होगा ना, ठीक है, एस्टिमेट चेंज नहीं आया होगा ना, इसीलिए तो वो हुआ है। तो जब वो हो गया फुली डेप्रिशिएट तो उसका ट्रीटमेंट ये कर लेना, ठीक है बस। और चलें आगे और चले पीछे, चलें पीछे। ये कल ऐसे ही बीच में ना, लेकिन ये ना आखिरी क्लास में नॉर्मली मैं करवाता हूँ, और आखिरी क्लास में चूंकि आपका लेवल कुछ और होता है तो ये 10-15 मिनट में हो जाता है। वैसे होता भी क्या, बहुत देर कर दी मेहरबान तुमने तस्वीर खींचते खींचते, सारे पिंड ने तस्वीर खिंच के पता नहीं घल भी दित्तियां ने ग्रुपां च। चले पीछे, लाड में कराता हूँ इसको, लाड। लो जी, कल हमने यहाँ पे बात को छोड़ा था कि सिर्फ कल मैंने सिर्फ इतनी सी बात आपको बताई थी, ये ज़रा मैंने फिर यहाँ पर नोट कर लिया ताकि वो बोर्ड असल में वो तस्वीर बनवाना कहना भूल गया था, ठीक है। पहली क्लास होती है फिर भाई ने देनी नहीं थी, देर हो जानी थी जी। कि अगर आप कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने कैपिटल को शेयर कैपिटल कहना है। जो ओनर घर से पैसे लाए वो क्या होता है, शेयर कैपिटल। और जो बिजनेस ने कमाए ओवर द ईयर्स और नहीं निकाले उसको एक अकाउंट में इकट्ठा करते रहते हैं, रिटेन अर्निंग्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी फ़र्क तो कोई नहीं था, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने पहले ही लिख दिया, लिखेंगे, ठीक है। तो इस सारी डिस्कशन में आपको किसी किस्म का मसला है तो बताएं, वरना हम आगे चलते हैं। कल जो की थी बहुत आसान सी बात है, सिर्फ आपको सिखाना ये था। शेयर कैपिटल अलग होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स अलग। शेयर कैपिटल में ओनर जो घर से पैसे लाते हैं वो रखे जाते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स में जो बिजनेस कमाता है। और अगर कोई डिविडेंड ड्राइंग्स जो पहले ओनर करते थे ना आपके सोल प्रोप्राइटरल बिजनेस में, ये कंपनी केस के अंदर उसी को क्या कहा जाता है जी, डिविडेंड, ठीक है। तो अगर डिविडेंड होगा तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स में से कम होगा, यानी जो अर्निंग्स बिजनेस के पास पड़ी हुई हैं, कमाई है और रिटेन है, उन्हीं में से बिजनेस जो है वो अपने ओनर्स को प्रॉफिट बांटता है। ये ओनर्स को प्रॉफिट का जो प्रॉफिट बांटा जाता है वो डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। सही है, अच्छा जी। अब हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ। देखें जी, हम अकाउंटेंट्स पे एक एतराज़ ये हुआ कि जी अकाउंटेंट्स अजीब लोग हैं, इनकी ना किताबों के अंदर एक वैल्यू आ रही होती है एसिड की, उसको ये लोग कहते हैं किताबी वैल्यू। क्या कहते हैं जी, किताबी वैल्यू। उस किताबी वैल्यू का हकीकत से तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता। क्या ख्याल है, होता है कोई बुक वैल्यू? चलो ज़रा मैं नकल कर लूँ सवाल की। ये वैसे मैंने करवाई थी एग्जाम्पल 1 और 2 करवा दी थी कल, ठीक है ना, यहाँ से ही देखा था।
100, 20 साल, 100। अच्छा जी, हमारे पास हमने एक एसेट खरीदा, ठीक है, हमने एक कुर्सी खरीदी, कुर्सी जो जनाजा नहीं होता वो वाली कुर्सी, ठीक है जी। हमने कुर्सी खरीदी और उस कुर्सी की कीमत थी 100 रुपये और उसकी यूज़फुल लाइफ थी 20 साल। तो कितना डेप्रिशिएट होगी एक साल में? 5 रुपये डेप्रिशिएट हुई और हमारी किताबों में किस पे नज़र आ रही है? 95। ये 95 क्या है जी? बुक वैल्यू, ठीक है जी। अब मोतरजीन ने एतराज़ किया कि अकाउंटेंट अजीब लोग हैं, इनकी किताबों में एक वैल्यू नज़र आ रही है इनकी कुर्सी की 95 रुपये, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मार्केट के अंदर तो हो सकता है ये कुर्सी 70 रुपये की मिले, हो सकता है ये कुर्सी 150 की हो गई, लेकिन इन लोगों ने अपनी किताबों के अंदर इसको पता नहीं किताबी वैल्यू पे रखा हुआ है। तो मोतरजीन का एतराज़ दूर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड ने एक ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहो, अभी स्टैंडर्ड ने हमें इजाज़त दी, चाहो तो, दिल करे तो करो, नहीं तो करने वाले एतराज़ तो करते रहते हैं, एतराज़ तो लोग बादशाह भी करते रहते हैं, ठीक है, तो एतराज़ करने वालों को तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आपका दिल करे, एतराज़ करने वाला एतराज़ किया है ना, तो आपके दिल में आए कि नहीं यार होना चाहिए, मतलब मार्केट में वैल्यू जो है होना चाहिए, मेरी कुर्सी किताबों के अंदर उसमें नजर आनी चाहिए, अगर आपका ये दिल करता है तो आप यूज़ कर सकते हैं एक मॉडल अल्टरनेटिव दिया जिसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या नाम है जी? क्या आप अपने एसेट की बुक वैल्यू पर ना रखें इसको, बल्कि बाजार में जाकर इसकी फेयर वैल्यू लगवाएं। आपने फेयर वैल्यू लगवाई, आपने जाकर एक कारपेंटर को बुलाया, उसको कहा यार मेरी इस कुर्सी की कितनी कीमत है? उसने कहा जी तुम्हारी इस कुर्सी की कीमत जो है वो 120 रुपये है। तो फिर आपके पास ईयर एंड पर इस कुर्सी जो आपको पड़ी हुई है, इसको देखकर आप खुश हो जाओगे। आप कितना गेन महसूस हो रहा है? कितना गेन आ गया? कितना गेन है जी? 25 का? ये 25 का गेन, ये करना पड़ेगा रिकॉर्ड। अगर आप अपने एसेट को ईयर एंड के ऊपर अपने एसेट को, ये असल में मैंने पहली जो सवाल पहला करवाना है ना जी, असल में मैंने उसी का डेटा उठा लिया। वो अलग बात है कि ये कुर्सी नहीं होगी, ये प्लांट और मशीनरी हो सकता है वो, लेकिन बहरहाल डेटा तो यही है। आपको अगले रीवैल्यूएशन सिखाने वाले जितने सवाल नजर आएंगे ना, उनमें डेटा छोटे छोटे फिगर्स, छोटे छोटे 200, 100, 500, आप 1000 में अज्यूम कर लेना, कोई मसला नहीं। कॉन्सेप्ट सीखना है ना, ठीक है। फिर बड़े सवालों में जाके तो वैसे ही अक्सर सवाल में हम मिलियन में डेटा ले रहे होते हैं, ताकि जल्दी ये सवाल कर लें, सीखने पे जाएं, सिफरे लिखने पे ना लगे हो ना, ठीक है। तो सादा बात, आपका एसेट किताबों के अंदर इस वक्त 95 पे पड़ा है। ये बेसिकली ना, आपको मैंने बताया था, ये इनिशियल मेजरमेंट थी। जब हमने कुर्सी खरीदी तो किताबों के अंदर उसको इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पे, एसेट डेबिट। उसके बाद फिर ईयर एंड आता है तो इसको कहते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। क्या कहते हैं जी? यहाँ पे खड़े होकर मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड हमें दो ऑप्शन देता है, चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे रखो जो आज तक कर रहे थे, जो ये था बेसिकली, ये क्या था? कॉस्ट मॉडल। एसेट कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड एप्शन पे नजर आ रहा होता है, ठीक है। चाहो तो इसी पे रहने दो, चाहे इसकी ज़िंदगी 20 साल है तो 15 साल बाद भी ये इसी कॉस्ट लेस 15 साल के डेप्शन पे पड़ा होगा। कोई दुनिया की कोई माई का रेड आपको रोक नहीं सकता, आप रखो इसको कॉस्ट मॉडल पे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सब्सिक्वेंटली बैलेंस शीट डेट पर चाहो तो अपनी इस पॉलिसी को चेंज कर सकते हो और अपने इस एसेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे स्विच करा सकते हो। लेकिन इसके लिए फिर करना क्या होगा? आपको बाजार में इसकी फेयर वैल्यू लगवानी होगी और अपने इस एसेट को उठाकर ले जाना पड़ेगा फेयर वैल्यू पे। अब जब आप खुद देखो 95 वाली चीज़ को आप 120 पर लेकर जाओगे तो एसेट का बढ़ना खुशी की बात है या दुख की बात है? तो ये एक गेन आ जाएगा 25 रुपये का, फिर इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपको मैंने आज सिखाना ये है कि एसेट को जब हम अपनी फेयर वैल्यू पर लेकर जाते हैं, आज तो खुशी आएगी, कल खुशी के बाद गम भी आ जाएगा, फिर आप ईद पे चले जाएंगे, थोड़ी सी खुशी ईद पे मना के आएंगे, तो जब वापस आएंगे तो आपको बताऊंगा हाँ फिर 3 रिवैल्यूएशन करेंगे कि खुशी भी होगी, फिर गम भी होगा, फिर खुशी भी होगी, और उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगी कि जो भी होता रहे हमने क्या करना है, तरतीब, ठीक है ना। तो 1000 सिनेरियोज भी बना लेंगे ना आप, हमने वो सारे ही सीख लेने हैं, क्योंकि तरतीब एक होती है, ठीक है। एक तरतीब सीख लेंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन सीख लें, तो उसके बाद जब मर्जी करवाते रहे उस सवाल के अंदर, ठीक है। एनीवेज, ये फॉर्मेट हमारी वर्किंग का नहीं होगा, ये तो सिर्फ आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक को मसला है तो मुझे बताएं, नहीं है तो फिर आएँ पेज नंबर 160 पर, क्वेश्चन नंबर 51। ये मेरा आज का क्लास वर्क है, ये 2 लाइनों का सवाल, 1.5 लाइन का, और उसके बाद
52 और 53 ये मेरे बच्चों होमवर्क है। अब आप खुद सोचें कि तकरीबन लीगल 1 घंटा 15 मिनट मैंने सिर्फ ये एक छोटा सवाल करना है, तो क्या कुछ किस में सिखाना है आपको, ठीक है। तसल्ली से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, जल्दी कोई नहीं है। लेकिन आप एडवांस लिख लें, एडवांस लिख लें, होमवर्क और होमवर्क, ठीक है। यानी जो सवाल आपको करवाना है सेम टू सेम वैसे ही 2 सवाल। भाई मार्कर मेरे नहीं आए, बंदा भी कोई नहीं आया, किधर है वो, तो बंदा किधर है, हैं? उसको बुलाओ, ये मुझे दे दो। मैसेज करके बुलाना। आप लोग भी लेट थे ना आज, मिलो ना ज़रा मुझे क्लास के बाद, खुशबू लगा के। ये खुशबू से याद आया, यहाँ पे क्या एयर फ्रेशनर करते हैं, वहाँ को चढ़ जाता है मेरे तो। अच्छा, लो जी मेरे बच्चों, सवाल आज पहला हम करने लगे हैं ज़िंदगी का, रीवैल्यूएशन का। कंपनी एक्स परचेज्ड अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 मिलियन ऑन यकम जनवरी 15, इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 20 साल, और इसको रीवैल्यू किया है यकम जनवरी 16 पे। तो 16 की बात बाद में आएगी, पहले हम 15 का एंड कर लें, ठीक है। अब मैंने 3 चीज़ें बनानी हैं, मैं यहाँ से शुरू करूँगा वर्किंग, ठीक है। यहाँ से वर्किंग चलेगी, तकरीबन यहाँ तक वर्किंग आएगी। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर जर्नल एंट्रीज, उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा लेजर्स, ठीक है। आज भी और कल भी, शायद परसों भी बना दूँ लेजर्स, फिर लेजर्स को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल एंट्रीज है। भाई कहाँ थे आप? अच्छा, चार्जर लगा दें, ठीक है जी। अच्छा जी, नहीं वो मोबाइल का लगा के छोड़। अच्छा जी, लेजर्स हमने नहीं बनाने, लेकिन लेजर्स दिमाग में होने चाहिए, लेजर्स ही होते हैं। ये जो नोट मैंने आपको कहा था बनाएंगे, जैसे अब मैंने कल आपको स्टेटमेंट फॉर्म से लेजर बनवाया, लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म, तो बेसिकली ये लेजर्स ही होंगे जो हमारे पीपीई के नोट में स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएंगे। दिमाग में होंगे आपके, बनाने नहीं है, लेकिन 2-3 दिन बनाने हैं आपने। जब तक मैं मना नहीं करूँगा तब तक आपने बनाने, ठीक है। बाकी ये जो वर्किंग है ना, बस इसको हमने सीने से लगाना है, ये वर्किंग ही है। वो सवाल में जर्नल एंट्रीज मांगे तो वर्किंग, वो सवाल में नोट मांगे तो ये वर्किंग, वो सवाल में एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो ये वर्किंग, ठीक है। वही वर्किंग वही है, बस आगे 2 कॉलम्स ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये वर्किंग सबसे कीमती चीज़ है, जो रिक्वायरमेंट भी होगी उसका जो है वो एमसीक्यू होगा, यही वर्किंग, यही चीज़ होती है, ठीक है। तो जहां मर्जी आप पहुंच जाएंगे, वर्किंग यही रहेगी जो हम अब इस वक्त करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 160। तो चूंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है पास करें या बर्दाश्त करें, नहीं पास करें जर्नल एंट्रीज, ठीक है, और प्रिपेयर करें लेजर्स। तो वर्किंग तो ये तो रिक्वायरमेंट में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। ये हमने लाजमी करनी है, तो इसको मैं आप वर्किंग 1 कह रहा हूँ, ठीक है। तो वर्किंग 1, एक मिनट यार, थोड़ा सा ना ज़रा, मैं आज तो एक ही साल है ना, परला कोना बचा लें तो क्या कोई हर्ज है। थोड़ा स्मार्टली अगर हम करें ना, स्मार्टली करें, यहाँ तक मैं लेजर्स को फंसू के कर लूँ, कोशिश की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 51, असल में वो फिर आप लोगों की ना पिक्टूरे तरह, और फिर उधर कोने वाले भी। तो बहरहाल कल से मजबूरी है, क्योंकि आज तो सिर्फ एक रिवैल्यूएशन वाला सवाल है, इन्हें वधदे जाना है। ये कल हम 2 रिवैल्यूएशन वाला सवाल करेंगे, फिर आप 2 सवाल होमवर्क में करेंगे, फिर छुट्टी आ गई ना। वही मैं कह रहा हूँ, दिल बड़ा कर रहा था कि हफ्ता भी होता, इसीलिए दिल कर रहा था। फिर जब ईद के बाद आएंगे तो आधे साथ जुमे वाले दिन हम 3 रिवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। आज देखते हैं गेन या लॉस क्या आता है। फिर 2 रिवैल्यूएशन में ये होगा कि पहले कभी गेन फिर लॉस, कभी लॉस फिर गेन, गेन पे गेन, लॉस पे लॉस, कुछ भी हो सकता है। फिर तीसरी रिवैल्यूएशन वाला, 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल हम करेंगे ईद के आते साथ ही, इंशाल्लाह ईद के बाद जुमे वाले दिन। तो उसके अंदर आप 3, अब जब 3 तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फिर 3 हो चाहे 300 हो, फिर फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी बात। तो जुम्मा हफ्ता रिवैल्यूएशन बेहतरीन हो जाएगी, जिसके बाद फिर नोट बनाना शुरू कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन आती होगी तो नोट बनेगा। बेटा नोट कुछ नहीं है, यकीन करो, नोट कुछ नहीं है। जितनी कमज़ोरी आपने इन पिछले लेक्चर में, नोट बनाने से पिछले जितने लेक्चर्स हैं ना, जितनी उनमें कमज़ोरी होगी, नोट उतना कमज़ोर है, और जितनी उनमें मजबूती होगी
नोट उतना ही मजबूत। इस बार आया भी है पीपी का नोट आया था बच्चों का, 16-18 नंबर का सवाल आया था, बड़ा सवाल आता है, ठीक है। और बच्चों ने छलांगे लगाई खुशी से, क्योंकि उनको आता था, उन्होंने मेहनत की हुई थी। तो आप भी मेहनत करेंगे ना इंशाल्लाह, ये छुट्टियों में भूल ना जाना जो पढ़ाया है। डेट डिस्क्रिप्शन, ले फिर वही डेट वही डिस्क्रिप्शन। डेट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कंपनी परचेज क्या चीज़ है, बिल्डिंग है। लेकिन मैं ज़रा पहला दिन है एसेट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तुम बात नहीं करनी इसके साथ, मैं उधर मुंह करता हूँ, तुम बातें करते हो। हाँ यस सर। अभी एसेट लिख रहे हैं ताकि एंट्रीज में ज़रा एसेट एसेट बोलना याद हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ी जब आदत पड़ जाएगी, एंट्रीज याद हो जाएंगी, फिर जो एसेट हुआ करेगा एंट्री में वही लिखना है, ठीक है। फिलहाल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एसेट, और फिर बस एसेट वही जो कॉस्ट आया करती थी, जो आप लिखा करते थे। इतनी वर्किंग से तो आप वाकिफ हैं, ठीक है। तो इतनी वर्किंग कर ले। यकम जनवरी 2015, कॉस्ट 100। मैं तो कहता हूं, अच्छा वैसे तो पूरा फॉर्मेट जो है ना हमारा ये होगा, इसके आगे 2 कॉलम्स होंगे, लेकिन आज दूसरा कॉलम चूंकि आना नहीं है, एक ही रहना आज की क्लास में, इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है ना। उधर से भी तो आपको बचत कराई है, आपको नुक्कर ना देखना पड़े, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट है, यहाँ 2 कॉलम्स, एसेट के आगे 2 कॉलम्स बढ़ेंगे हमारे, रीवैल्यूएशन अगर आएगी तो, ठीक है। तो आज क्योंकि एक स्लो पॉइजन है ना, कल फिर आएगा दूसरा, इसलिए यहाँ से मैं लकीर खींच रहा हूँ। अच्छा जी, आज इसलिए एडवांस बता दिया कि कल फिर भूलना ना जाना। 2 कॉलम्स आने हैं, 2 कॉलम्स, पूरा अभी नहीं हुआ काम कल पूरा होगा इंशाल्लाह। कल भी बल्कि अधूरा होगा, फिर ईद के अगले दिन पूरा होगा जाके, ठीक है। अच्छा जी, अब ये काम करते ही फौरन मैं आ जाऊंगा यहाँ पर जर्नल एंट्रीज की तरफ, और सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज मैं करूंगा जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यकम जनवरी 15 पे क्या जर्नल एंट्री पास करोगे आप लोग, क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, बोलो। एसिड डेबिट के आज एसिड बोलो बस, ठीक है, सही है आपकी बात, ठीक है। तो ये एंट्री आती नहीं है तो बोलो ना, बोलो ना। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, 100 से। जरा स्मार्टली थोड़ा सा कंजूसी के साथ ये काम करते हुए आपका उस्ताद है जी। तो शागिर्द तो फिलहाल खुला डुला काम करें, उनको क्या मसला है, उनके पास तो खुली जगह एंट्रीज करने के लिए, सफ़े से अगला सफ़ा, मैं तो अगला सफ़ा भी नहीं पलट सकता। अच्छा जी, असल में एक लालच ये भी होता है ना मेरा कि सारा काम सामने ही हो, कोई डेबिट है कोई क्रेडिट है, सब आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। ओके नाउ उसके बाद अगला काम हम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर लेजर्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल कौन सा लेजर ओपन हुआ है, यानी एक एक स्टेप आपका चलता जाएगा साथ साथ। तो एसेट अकाउंट, और किस दिन खरीदा एसेट आपने, यकम जनवरी 15, एसेट डेबिट, कुछ ओपनिंग नहीं है ना, ठीक है, 100। उसी जगह बन सकती है उस्ताद जी। पहले मैं थोड़ी सी कंजूसी कर ले, बाद में फिर खुला डुला कर सकता है ना जरूरत पड़ने पर। ओके चलें जी, उसके बाद अब क्या होगा जी, उसके बाद क्या होगा, इवेंट अगला क्या होगा बताइएगा जी। हाँ जी, अब एसिड होगा इस्तेमाल, यूँ कहना चाहिए आपको। अब अगला इवेंट ये होगा कि एसिड यूज़ होगा, एसिड यूज़ होगा तो डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। अब सवाल के अंदर, सवाल ही बहुत चुना सा लग रहा है, ज़रा इसको तो जूम इन करते हैं। सवाल के अंदर उसने क्या बताया जी, यूजफुल लाइफ कितनी है, 20 साल। अब 31 दिसंबर 15 पे इसको ले आओ, डेट पहले नहीं लिखनी। एक बात बस आप पक्की कर लें अब, ठीक है, कि जब भी डेप्रिसिएशन लिखा करेंगे ना, पहले ये डेट नहीं लिखनी, पहले डेप्शन निकालेंगे उसके बाद डेट। किसी वजह से कह रहा हूँगा, जो आगे जाके आपने गलती करनी अभी से उसका सद्देबाब कर देते हैं ना,
अभी से वो फसाद की जड़ ही निकाल देते हैं जो आपको गलती के ऊपर मजबूर करे, पक्की आदत ही ऐसी बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन लिखते हैं, अभी डेट नहीं लिखनी, डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, फॉर्मूला लिख लोगे, फिर बेसिक डेट लिखते रहना, बुक वैल्यू लिखते हो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 100, रेजल वैल्यू कोई नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, खामोश है तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है ना, कि बोला हुआ है उन्होंने, खामोश है, खामोशी केस में भी कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाय 20, आंसर इज 5। तो आपके पास बुक वैल्यू आ गई 95। अब बेशक आप कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू जो भी लिख लिया करो, ठीक है। 31 दिसंबर 15, तो ये बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट आपकी आ गई 95 रुपये, ठीक है। कैरिंग अमाउंट मतलब जिस पर आपका एसेट कैरी हो रहा है किताबों में, कैरिंग अमाउंट। बुक वैल्यू बुक्स में जिस पर नजर आ रहा है, बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, ये एक ही चीज का नाम है। अब इस 5 रुपए की एंट्री क्या होगी, 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 5 रुपए से। भाई ये नजर आ रही है एंड पे बेटा, नजर इधर थोड़ा सा, ये तो पुरानी चीज है, नई चीज के लिए जरा खुली खुली जगह रखिए ना, वहां पे फिर अंग्रेजियां मारेंगे, है जी। तो नया अकाउंट फिर ओपन कर लें जी। अब हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या की है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो फिर एसेट अकाउंट शो करेगा कॉस्ट, ठीक है। जब तक के दोबारा कोई वैल्यू चेंज ना हो जाए, रीवैल्यूएशन में वैल्यू चेंज हो जाती है, तब तक क्या करेंगे हम इसकी, अब पता नहीं यार ये पूरा आता है नहीं, खुली जगह, चलो खैर आ ही जाएगा, अल्लाह खैर करेंगे जी। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दें और अक्यूमुलेशन अकाउंट क्रेडिट कर दें। किस दिन जी, 31 दिसंबर 2015, 5 रुपए से। दिमाग में बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और ये अक्यूमुलेशन क्रेडिट, कोई मसला। अब क्लोज कर दें इसको। 31 दिसंबर 2015 पर कैरी डाउन बैलेंस आ रहा है एसेट अकाउंट का 100 और 31 दिसंबर 15 पर कैरी डाउन बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का 5। मुझे लग रहा है कि आप बोर हो रहे होंगे इन लेजर्स को देखकर, बट अभी बनाते रहें, जब तक मैं मना नहीं करूंगा आपने ये लेजर्स बनाने हैं, इसमें आपका ही फायदा है। आज थोड़ी सी मुशक्कत कर लेनी है, वैसे तो अभी रिविजन आएगी, नई चीज़ आ जानी, सिर्फ पहला साल ही पुराना है, बाकी तो नई चीज़ शुरू हो जानी, लेकिन फिर भी एक आध दिन में यार इतना आसान काम है यार, क्या किस काम लगा दिया, बस ठीक है, कह रहा हूँ तो फ़ायदा है, कर लेंगे, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, बाद में परेशान होंगे वरना। अच्छा, अब अगला साल शुरू होता है जी, ठीक है। तो अगले साल में सबसे पहला काम क्या करना है, हाँ क्लोजिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग बना लें, ठीक है। तो 1 जनवरी 16 पर ब्रॉड डाउन आ गया जी एसेट अकाउंट का 100, 1 जनवरी 16 पर अक्यूमुलेटेड का ब्रॉड डाउन आ गया 5, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज के ऊपर जरा गौर कीजिए, एसेट वर्किंग में क्या शो कर रहे हैं हम, एसेट के अंदर वर्किंग में क्या शो कर रहे हैं, ये बुक वैल्यू है, ठीक है। इधर देखो ना, बुक वैल्यू बड़ा बड़ा करके लिखा, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, एसेट इस पे नजर आ रहा है। वर्किंग के अंदर एसेट किस पे नजर आ रहा है, ये मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था, वर्किंग में एसेट किस पे नजर आ रहा है, वो इत्तफाक से ना, इत्तफाक से पहले वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली एग्जांपल्स की थी, उनमें ये काम कर लिया था, बड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके डिस्पोजल पे पहुंच के फिर मसला नहीं होगा। बहरहाल फिलहाल सादा बात, वर्किंग में एसेट किस पे नजर आ रहा है, बुक वैल्यू पे, जबकि एसेट अकाउंट में एसेट किस पे नजर आ रहा है, कॉस्ट, क्योंकि उसकी एक डेप्रिसिएशन हमने अलग अकाउंट में रखी हुई है, ठीक है। तो अगर आपने वर्किंग को लेजर्स के साथ मैच करवाना हो तो आपको ये 100 कॉस्ट माइनस 5 एक्यूमुलेशन नेट करके 95 की बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात समझ आती है। चल, अब
हमने जिस दिन एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं उस दिन हमने करना क्या है? हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको देसी तरीके से गेन निकलवा कर दिया था, तो उसमें आपने कौन सी दो चीज़ों को कंपेयर किया था जी? बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को ना रीवैल्यूड अमाउंट भी कहा करेंगे, बल्कि रीवैल्यूड अमाउंट ही कहा करेंगे इस स्टैंडर्ड में, ठीक है। फेयर वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। रीवैल्यूड अमाउंट मतलब जिस पर एसेट को उठा कर ले जाना, रीवैल्यू करके ले जाना, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन मॉडल ना ये, तो रीवैल्यूएशन का लफ्ज इस्तेमाल करते होते हैं। खैर चलें, फिर बुक वैल्यू को कंपेयर किया फेयर वैल्यू से, बुक वैल्यू कंपेयर करना है फेयर वैल्यू से, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये बुक वैल्यू पड़ी है 95, इसको किससे कंपेयर करना है? फेयर वैल्यू से। अब वर्किंग में तो एसेट पड़ा ही किस पे है? ठीक है, लेकिन लेजर के अंदर एसेट किस पे पड़ा है? कॉस्ट। तो वर्किंग में तो मैं डायरेक्ट बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू कंपेयर कर लूंगा, लेकिन लेजर्स के लिए मुझे जर्नल एंट्रीज करके उसको बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे ये अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखना, जो मैं आज सिखा रहा हूँ ना बेटा, ये सारी जिंदगी रीवैल्यूएशन में ऐसे ही करना है, कोई जरूरत नहीं होगी इसको चेंज करने की, ठीक है। तो वर्किंग, हमारी जो फॉर्मेटली वर्किंग, इसमें हम क्या किया करेंगे, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है उस दिन वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर अगली लाइन में लिख देंगे रीवैल्यूड अमाउंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वैसे ऐसा नहीं किया, थोड़ी देर पहले मैंने बुक वैल्यू के आगे फेयर वैल्यू लिखी और गेन निकाला, कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक था, लेकिन वो वर्किंग कंटिन्यू नहीं हो सकेगी आगे। ये हमारी वर्किंग कंटिन्यूटी में चलती है, इसलिए इसको इस तरतीब पे करेंगे, ठीक है। आगे दोबारा हमें वर्किंग नई नहीं ओपन करनी पड़ती, यही वर्किंग आपकी 10 साल चलानी है, 10 साल चलेगी, कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। तो वैसे तो वो भी ठीक था, दोनों अल्टरनेटिव हैं। देखो एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि मैंने कहा जी 95 और 100 कितना था, 120, तो कितना गेन आ रहा है जी? ये गेन मैंने निकाला बैलेंसिंग, ऐसे ही है 25। दूसरा तरीका ये भी तो है, 95 बुक वैल्यू आ रही है, एक लाइन छोड़कर मैंने 120 लिखा और गेन यहाँ पे आ गया, और ये गेन जो है ये भी क्या है? बैलेंसिंग ही है। ये बात समझ आ रही? तो फर्क तो कोई नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। लेकिन ये वाली वर्किंग जो है ये आगे फिर कंटिन्यू होगी, अब आगे रिवाइज्ड बुक वैल्यू की तरह से ना अब रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, ये आगे चलनी है, ठीक है। इसको फिर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि इस वर्किंग को तो फिर नए सिरे से करेंगे हम, क्या करेंगे, ठीक है। ओके, तो दोनों सही हैं, लेकिन हमने क्या काम करना है, हमने ये काम करना है, बुक वैल्यू गिवन होगी, सवाल पहुंचे होंगे यहाँ पर, बुक वैल्यू पहुंचे होंगे, एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाला करेंगे गेन या लॉस। आज तो गेन ही है, ठीक है, ये बात समझ आई। तो ये हम करेंगे, ये नहीं करेंगे, हैं तो दोनों ही ठीक, लेकिन हमने इस तरतीब पे चलना है। गॉट इट? कोई मसला? तो इसका मतलब क्या असूल बनाया हमने जी, कि जिस दिन वर्किंग के लिए अलग बात है, एंट्रीज के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। तो वर्किंग के लिए क्या रूल है हमारा, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है उस दिन एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर सरप्लस या लॉस, गेन या लॉस, तो ठीक है। अच्छा, अब ये जिस दिन वाली बात बड़ी अहम है। आपको फिलहाल अगले 3-4 दिन, इवन ईद के बाद वाला दिन, जब 3 रिवैल्यूएशन भी हो जाएंगी ना, आपको हमेशा रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन नजर आएगी। जाग रहे हैं ना सारे? साल के पहले दिन नजर आएगी, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि साल के पहले ही दिन रिवैल्यूएशन हो, एंड पे भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है, लेकिन जो उसूल आज तय कर लेंगे ना, ये पक्के रहने हैं। रिवैल्यूएशन जिस दिन मर्जी जाती रहे, जिस दिन रिवैल्यूएशन होगी उस दिन मैं वर्किंग का रूल लिखवा रहा हूं आपको, जिस दिन रिवैल्यूएशन होगी उस दिन एंट्रीज क्या करनी है वो सिखा रहा हूं आपको। अब रिवैल्यूएशन जहां मर्जी जाती रहे, ठीक है ना, इसलिए बड़े ध्यान से सीखना है इसको, ठीक है। तो अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है रिवैल्यूएशन के हिसाब से, ओके। अब अल्लाह की करनी, मैंने कुछ जान के तो कुछ नहीं किया ना, 2 दिन ईद से पहले आ गए, 1 दिन ईद के बाद आ गया, तो कोशिश करनी है आप लोगों ने कि ये लेक्चर्स लाजमी लिए हुए हों। वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई बच्चा आउटस्टेशन वाला छुट्टी कर बैठता है, जैसे कल, या ईद के बाद लेट होता है किसी वजह से, थक जाता है, पहुंच नहीं पाता, लेक्चर लिए बगैर नहीं आना, ये जहन में रखना, लेक्चर लिए बगैर नहीं आना, वरना स्टूडेंट तबाह दे, ठीक है। ये पठानों के लिए पैगाम है जो घर बैठे, स्टूडेंट तबाह दे, लेक्चर पूरे हो। अच्छा खैर चलें, वर्किंग के लिए क्या रूल बना, बोलो, वर्किंग के लिए क्या रूल बना? एक लाइन, एक नहीं, पूरी गल करनी है, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी गेन या लॉस, सरप्लस या लॉस, ठीक है। तो ये तो देखो जी, 1 जनवरी 16 मैंने एक लाइन खाली छोड़ दी, ठीक है। आपको तो वैसे ही छोड़ देंगे ना, मुझे लिखना पड़ा, मेरी लाइनें नहीं लगी। तो 1 जनवरी 16 पर मैंने एक लाइन, रीवैल्यूएशन का दिन है, मैंने एक लाइन खाली छोड़ी
और उससे अगली लाइन में मैंने क्या लिखा जी, रीवैल्यूड अमाउंट, फेयर वैल्यू, इसको हम रीवैल्यूड अमाउंट कहा करेंगे। कितनी है जी, 120। अब ये 120 पर आ गया एसेट। अब देखो ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एसेट। एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट। तो डेबिट नेचर की चीज जो है वो 95 से बढ़कर 120 पे गई है, तो बढ़ी है, एसेट बढ़ा है, ऐसे ही है ना। तो एसेट का बढ़ना खुशी या गम, एसेट का बढ़ना खुशी या गम, आपके जेब में कैश बढ़ेगा खुशी या गम, अपना हो। अच्छा जी, तो एसेट बढ़ गया कितने से, 25 से। ये 25 कहलाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस ये हमने कैसे निकाला जी, बैलेंस। ठीक है, ओके। अब इस 25 का रिकॉर्ड भी रखना है, इसका अपना लेजर ओपन होगा। जैसे ये एसेट का लेजर है, ठीक है, हमने 2 लेजर्स के को एक में करके रखा हुआ, ठीक है। ऐसे ही सरप्लस का एक लेजर आएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस का एक लेजर है, उसकी वर्किंग के अंदर उसका कॉलम है, इसका लेजर अभी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सरप्लस जो 25 का आया, इसकी डबल एंट्री भी तो होनी है ना, और बोलो। अच्छा 1 मिनट के लिए जरा छोड़ दो इसको, यहां पर जरा छोड़ दो। जहां तक को मसला, वर्किंग में क्या किया हमने, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, सरप्लस या लॉस आ जाएगा बैलेंसिंग। आज सरप्लस आया, कल इंशाल्लाह लॉस भी आ जाएगा, कहीं नहीं जाता, इधर ही है, ठीक है। अच्छा, अब लेजर्स की अगर बात करें तो लेजर्स में अगर मैंने गेन या लॉस इसी तरह से निकालना है, तो मुझे कौन सी 2 चीजें कंपेयर करनी है, बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट। अब एसेट अकाउंट में तो बुक वैल्यू है ही नहीं, एसेट किस पर नजर आ रहा है, कॉस्ट पर। तो पहले एसेट अकाउंट को किस पे लाना पड़ेगा, बुक वैल्यू पे। तो ये जो मैं एंट्रीज अब करने लगा हूं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 की, ठीक है। तो इसमें जनाब 1 जनवरी 16 पर हमारा एसेट क्या हो रहा है, रीवैल्यू, ऐसे ही है ना। अब वर्किंग में क्या सहूलत थी कि एसेट क्या शो कर रहा था, बुक वैल्यू। एसेट पड़े किस पे था, बुक वैल्यू पे, तो हमने बुक वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर कर लिया। लेकिन लेजर में क्या मसला है, लेजर शो कर रहा है कॉस्ट, हमें तो कॉस्ट को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर नहीं करना, वरना तो 20 का गेन तो सही नहीं है, गेन तो सही 25 का ही है ना। अब पहले क्या करना पड़ेगा, इस एसेट अकाउंट को, इस एसेट को एसेट अकाउंट में, यानी एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। एसेट को किस पे लाना है हमने, ताकि कंपेयर कर सके बुक वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट से। अब मेरा सवाल है, एसेट पड़ा है 100 पे, 100 क्या है, कॉस्ट। मुझे ये बुक वैल्यू पे चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इधर से ट्रांसफर कर देना चाहिए एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट किस पर आ जाए, बुक वैल्यू। एसेट अकाउंट किस पे आ जाए, ताकि मैं बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर कर सकूं, ठीक है। तो ये जनाबे वाला जो हमारे पास, वैसे तो 2 मेथड है रीवैल्यूएशन के, लेकिन दूसरा मेथड सिर्फ एक एग्जांपल से करवाया जाता है, आज तक कभी आया नहीं है, आता ही नहीं है, यही आया करता है, ठीक है। जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका नाम क्या है फिर कभी बताऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी, जब नाम आएगा सामने पास पेपर में जाके। फिलहाल तो समझे एक ही मेथड है। तो जो मेथड हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी तरतीब क्या होती है, हमारा उसमें क्या, हमारा उसमें वारदात का तरीका क्या है, हम एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे लाते हैं। वो कैसे लाते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा है, वो सारे का सारा जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है उस दिन यहां से निकाल कर एसेट अकाउंट में फेंक देते हैं। इससे यहां पर एलिमिनेट हो जाती है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। चलो नाम बताइए, तो क्या कहते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, नेट रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, लेकिन फिलहाल एलिमिनेशन मेथड से याद रखो। इस मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन के दिन हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जितना बैलेंस पड़ा होता है उसको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, यहां से निकाल देते हैं, उसको कहां ले जाते हैं, एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट क्या शो करने लग जाए, बुक वैल्यू, और हम फिर बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर करके सरप्लस लॉस निकाल सके, ठीक है ना। अच्छा,
क्या सिर्फ 1 साल का ही होगा? ऐसे हो सकता है 2 3 4 साल गुजर गए होते और हम रीवैल्यू कर रहे होते। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो 2 3 4 साल में जितना बैलेंस अक्यूमुलेट हुआ पड़ा होगा वो सारा उस दिन ट्रांसफर होगा। मैंने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए हैं? रीवैल्यूएशन के दिन जितना बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट के अंदर अक्यूमुलेट हो चुका है उसको क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है, उसको ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में। उसको क्या करना है? यूं याद रखो, उसको क्या करना है? ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट किस पे आ जाए? बुक वैल्यू पे, और गेन लॉस हम रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, तो नंबर 1 एंट्री फिर ऐसे नहीं होगी। वर्किंग में तो डायरेक्ट क्या किया? एक लाइन खाली छोड़ी, रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस निकल आया। लेकिन जर्नल एंट्रीज के अंदर आप एक एंट्री से नहीं काम चला सकते, आपको रीवैल्यूएशन के दिन 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। 2 एंट्रीज, पहली एलिमिनेशन वाली, क्या एलिमिनेट करना है? क्या करना? क्या है? ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट के बैलेंस को एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट किस पर आ जाए? बुक। और फिर दूसरी एंट्री करके आपने गेन या लॉस रिकॉर्ड करना है। गॉट इट? थोड़ा थोड़ा गॉट इट? ज्यादा ज्यादा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आप ही बताओ एंट्री क्या बनती है? इसको क्या करना है? ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में। ठीक है, तो ये यहां से क्रेडिट नेचर की चीज है, इसको यहां से खाली करना है, उंडेलना है उसमें, उंडेलना है उसमें। तो यहां से क्या करोगे? डेबिट, और कहां पे फेंकोगे? तो डबल एंट्री क्या बन गई फिर? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। ये कर दे जरा एक दफा, ये देखो। तो पहली रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या है जी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब यहां पे जो हमने लिखना है, यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? एसेट अकाउंट। बोलो किस दिन? रिवैल्यूएशन के दिन। और यहां पे क्या लिखोगे? एसेट, यहां भी एसेट लिख देता हूं, यहां भी एसेट लिख दो, शाबाश जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब इसको लिखने के बाद जरा गौर फरमाइए हुआ क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या हो गया? नील। जितना पड़ा था ओपनिंग में सब उठाकर ट्रांसफर। तो यहां पे क्या हो गया? नील, एलिमिनेट। क्या होगा ये? और इधर आप देखो, एसेट को नेट करके देखो। अगर यहां कैरी डाउन यकम जनवरी 16 में मैं कैरी डाउन निकालूं इसी दिन खड़े होकर, तो कितना आ रहा है? 95। तो एसेट अकाउंट अब क्या शो करने लग गया? थोड़ी देर के लिए बस रीवैल्यू करके फिर वापस अपनी तरतीब पे चले जाएंगे। फिर सिर्फ सिर्फ रीवैल्यूएशन के दिन, रीवैल्यूएशन के वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ी है। ठीक है, ओके, ठीक है ना? तो अब ये एंट्री आप लोगों ने खुद ही बताई है मुझे। तो रीवैल्यूएशन के दिन सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बोलो बोलो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट करके एसिड का अकाउंट क्रेडिट करें। अक्यूमुलेशन का अकाउंट डेबिट करके एसिड का अकाउंट क्रेडिट किससे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा है उससे। क्यों करें? ताकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ताकि एसिड का अकाउंट किस पर आ जाए और हम बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर कर सकें, गेन या लॉस निकाल सकें। ठीक है, अब इसको फिलहाल तो मैंने लेजर से दिखाया, कल मैं ये एंट्री से दिखाऊंगा। एंट्री भी नजर आ रहा है। ठीक है, और फिर परसों से इंशाल्लाह हम इधर से नहीं डायरेक्ट वहां से सीखेंगे, क्योंकि सवाल में हमसे मिसाल के तौर पे एसेट का चौथा पांचवा साल हो, उसकी एंट्री मांग ले, तो क्या हम पागलों की तरह सारी एंट्रीज करेंगे ट्रांसफर की एंट्री ढूंढने के लिए? तो इंशाल्लाह डायरेक्ट होंगे आहिस्ता आहिस्ता, पर अभी नहीं, आज तो पहला दिन है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। इसकी मैं नरेशन लिख रहा हूँ। नरेशन इधर भी लिख देते हैं जरा, वैसे ही जरा। ठीक है, यहाँ पे क्या नरेशन आ गया था जी? ये वैसे ही लिख रहा हूँ। ये क्या कहता जी? हमने एसेट परचेज। ठीक है जी, उसके बाद अगली एंट्री क्या बनाई थी जी हमने? डेप्रिसिएशन। तो इसकी एंट्री बन गई, इसकी नरेशन आप बता दें। 31 दिसंबर 2015 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेट। मुश्किल काम तो नहीं है ये वाला काम, ये नरेशन देना। तो जो काम आपने किया उसको नरेशन लिख देना होता है। बताया था ना स्टार्ट में, कि नहीं बताया था आपको? शुरू में मैंने बताया था ये। तो ये हमने क्या किया जी? रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2015। कुछ भी लिख ले, बस आसान अल्फाज में कुछ भी लिख दिया था। अब इसकी नरेशन असल में तो आपको सिखानी थी मैंने। तो इसकी नरेशन क्या है जी? ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस, अक्यूमुलेशन अकाउंट का बैलेंस टू एसेट अकाउंट। क्यों जी? क्यों जी? टू ब्रिंग
टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स या टू इट्स बुक वैल्यू। अगली बात अब फिर बस कर दो, अब कितनी को लंबी कहानी लिखूं मैं, सो दैट वी कैन कंपेयर बुक वैल्यू। बस ठीक है, समझ आ गया आपको, इतना काफी है फिर, ठीक है। और ये भी अभी बस आज के लिए है इतना, वरना इतना कहाँ पे, बस सिर्फ ये इसको आप यूँ लिखेंगे ट्रांसफर, ये किस एंट्री का क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं जी, ट्रांसफर की एंट्री। पर ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेशन, ठीक है। ठहर जाओ भाई, हाथ खड़ा ना करो अभी, छेड़ो ना मुझे अभी, पहले तो 10 मिनट लेट आए सुबह। टू एसेट अकाउंट टू ब्रिंग एसेट अकाउंट टू इट्स बुक वैल्यू, टू ब्रिंग एसेट अकाउंट, उधर बढ़ गया सारा, टू इट्स बुक वैल्यू सो दैट वी कैन कंपेयर बुक वैल्यू विद, बट ठीक है, अगली बात आपको पता है, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबी सी हमने नरेशन लिखी, कोई मसला इसमें तो पूछ लें बेटा, कोई मसला आप साथ वाले से पूछ रहे थे, क्या मसला है, समझ आ गई? हाँ हाँ, नहीं समझ आई? अच्छा सर जी, रिवैल्यूएशन में हम एसेट का अकाउंट जो है बुक वैल्यू पे बना सकते हैं? जैसे बनाया वैसे ही बना सकते हैं, बना तो हुआ है, 1 मिनट के लिए बुक वैल्यू पे आया, अभी वापस देखना कहाँ जाएगा, फिलहाल छोड़ो। अभी मैंने क्या बताया आपको, रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग वाला, ये बोलते रहो जरा, प्लीज बोलते रहो, याद हो जाना चाहिए था अभी तक आपको। रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करना है, अभी वो करते हैं, कैलकुलेट कर लिया ना, ठीक है। दूसरी बात भी करनी है, तो एंट्रीज में क्या कहा मैंने, अभी रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं की, पहले मुसीबत पड़ गई एसेट अकाउंट कॉस्ट पे, एसेट कॉस्ट शो कर रहा है, हमें चाहिए ये बुक वैल्यू पे, तो हमने फिर एक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा था वो उठा के ट्रांसफर कर दिया एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट क्या शो करने लग जाए, बुक वैल्यू, ताकि हम बुक वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करें और सरप्लस लॉस निकाल सकें, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद हम मिलेंगे तो हम अपनी एंट्री पूरी करेंगे।